जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बनिक रसायन से ज्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कार्बन है और कार्बन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है। तो अपन ने कार्बन से संबंधित सारी बातें पिछली 2 क्लासों में कर ली है कि कार्बन क्या है, कार्बन का अपरूप क्या है। अपरूप मतलब जिनके रासायनिक गुण समान होंगे और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, एक ही तत्व का अपरूप कहलाएंगे। अपन ने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ा, हीरा ग्रेफाइट फुलरिन के बारे में पढ़ा, कास्ट कोयले के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन एक नए टॉपिक को लेकर गए हैं जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अपने टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक की जब मैं बात करूंगा तो इसमें अपन कुछ यौगिकों की बात उठा करके लाएंगे। अपन कुछ यौगिकों के बारे में बात करने जाएंगे तो आप बोलोगे सर यौगिकों के बारे में बात कैसे? जिस प्रकार अपन ने पहले भी क्लासों में डिस्कशन करा है, किसके बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक के बारे में कब करी थी? याद करो, जब अपन अम्ल क्षार लवण पढ़ते थे तब मैंने आपको पढ़ाया था अम्ल क्षार लवण के साथ में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और उसमें अपन ने NaCl यानी कि साधारण नमक, मैंने आपको CaCO3 यानी कि संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, पीओपी बोले तो CaSO4.12H2O, जिप्सम बोले तो CaSO4.2H2O, फिटकरी K2SO4.Al2SO4 24H2O। ये सारी बातें अपन ने उस टाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों में करी थी, जब अपन मिश्र धातु, धातुएं, यौगिक तत्व, धातु अधातु, इन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। तो भैया आज अपन बात करेंगे किन यौगिकों की? कार्बनिक यौगिकों की। तो अपन इस कार्बनिक यौगिकों के टॉपिक में कुछ चीजें उठा करके लाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं लेके आया हूं आपके सामने CNG और LPG। अब इसमें मैंने एक लाइन खींची है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको CNG और LPG को कंपैरेटिवली पढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको CNG और LPG में तुलनात्मक रूप से पढ़ाना चाहता हूं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये कम प्रदूषक है, ये ज्यादा प्रदूषक है, ये इसके मुख्य घटक क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे किस टॉपिक में? कार्बनिक यौगिकों में। तो देखना। अच्छा, एक चीज और बता दूं भैया कि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझने नहीं है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ाने भी आए हो और टीचर आज पहली बार बोल रहा है कि समझने वाले नहीं है। भैया ये टॉपिक सीधे याद करने वाले होते हैं, ये सीधे के सीधे लर्न करने वाले होते हैं कि आपको याद होने चाहिए कि इनसे सवाल कैसे बनते हैं। इनसे सवाल कैसे बनते हैं? हो सकता है इनके नाम का सवाल है, हो सकता है इनके काम का सवाल है, जैसे CNG का क्या काम है, LPG का क्या काम है। हो सकता है इनके घटक का सवाल है कि CNG के मुख्य घटक होते हैं या LPG के मुख्य घटक होते हैं। हो सकता है इनके गुणों का सवाल है। यानी कि सवाल जो आएगा वो नोट्स से आएगा। जो भी सवाल बनेगा आपके एग्जाम में वो थ्योरी से बनेगा, वो लाइनों से बनेगा कि इसका नाम क्या है, इसके गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहली बात, इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अरे हिंदी नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इंग्लिश नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी नाम है द्रवित, लिक्विड मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये तो बात हुई अपने किससे रिलेटेड? इनके नामों से रिलेटेड, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ लिखूंगा मुख्य घटक, जो अपन अलग कलर से लिखना चाहेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा मुख्य घटक क्या? ये किन से बने हुए? इधर भी अपन लिखेंगे मुख्य घटक। अरे बना हुआ किससे है? तो मैं यूं बात करूंगा मुख्य घटक, तो ये तो बना होता है भैया प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, साथ में लिखते चलें, प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन का बना होता है, जबकि ये बना होता है मेथेन प्लस एथेन का। ये बना होता है मेथेन
जो होती है आपके 83% प्लस एथेन, मेथेन प्लस एथेन जो होती है आपके 16%। कितनी होती है जवानों? 16%। मेथेन प्लस एथेन का बना होता है क्या? सीएनजी। एलपीजी किसका बना था? प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन का। मैं इधर लिखूंगा एक और पॉइंट, ये कम प्रदूषक होती है। मैं इधर लिखूंगा कम प्रदूषक, मैं लिखूंगा कम प्रदूषक। इधर मैं लिखूंगा अधिक प्रदूषक। क्या लिखूंगा? अधिक प्रदूषक। कम प्रदूषक, अधिक प्रदूषक, यानी कि इनका प्रदूषण का लेवल कम है, इनका प्रदूषण का लेवल ज्यादा है। किसका? एलपीजी का। अरे सीएनजी जो होती है वो कम प्रदूषक होती है, एलपीजी अधिक प्रदूषक होती है। नेक्स्ट मैं इधर लिख सकता हूं, इसे रसोई गैस कहते हैं। इसे किसे? एलपीजी को। इसे रसोई गैस या कुकिंग गैस इसे रसोई गैस या कुकिंग गैस भी कहते हैं। अरे रसोई गैस या कुकिंग गैस भी किसका नाम है? आपके एलपीजी का नाम है। और मैं एक बात लिखना चाहूंगा इधर, CH4 मेथेन। आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हो, तो देखते जाओ। CH4 मेथेन, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। और ऑब्लिक लगा के चावल के खेतों से निकलने वाली, चावल के खेतों से निकली गैस, चावल के खेतों से निकली गैस। और मैं क्या लिखूंगा? और मैं लिखूंगा दलदली क्षेत्रों से निकली गैस, दलदली क्षेत्रों से निकली गैस। और मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4, बायोगैस का मुख्य घटक। ये सारी बातें किससे रिलेटेड हुई जवानों? जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके भी, मैं यूं कहूंगा, मुंह से गैस निकलती है CH4, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से। अरे अब अपन बात करेंगे किसकी? एलपीजी की। मैं यहाँ लिखूंगा एक पॉइंट, क्या? एलपीजी सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकेप्टन का यूज होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये तो हुई बातें किससे रिलेटेड? आपके कार्बनिक यौगिक जो अपन उठाए सबसे पहले सीएनजी और एलपीजी। मैं फिर से बता दूं भैया कि टॉपिक समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है। आपके सामने दो चीजें लिखी हुई है, एक का नाम है सीएनजी, एक का नाम है एलपीजी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी मतलब क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपको पूछे हिंदी नाम, अच्छा सवाल क्या बनेंगे? जो मैं बोल रहा हूं वही सवाल बनेंगे, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं बनने वाला इन चीजों से रिलेटेड। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं उससे ना आगे आएगा ना पीछे आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आपको पूछा सीएनजी, नाम पता होना चाहिए। हिंदी नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी हिंदी नाम क्या? द्रवित पेट्रोलियम गैस। मुख्य घटक का पूछ सकता है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए सीएनजी का मुख्य घटक। घटक मतलब क्या? किससे बना हुआ है? तो भैया सीएनजी बनता है मेथेन और एथेन से। आपको पूछ सकता है इसका मुख्य घटक क्या है एलपीजी का, तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है। और इसमें भी अगर आपको पूछे कि ज्यादा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मेथेन 83% है, किसमें? सीएनजी में। और आपका एथेन है 16% है। बोलो बात क्लियर है? नेक्स्ट बात क्या कि सीएनजी जो होती है वो कम प्रदूषक होती है, जबकि ये अधिक प्रदूषक होती है। कौन सी? एलपीजी। फिर मैं बात करूंगा CH4, तो मैंने आपको CH4 के कुछ नाम बताए भैया। ये अपना टॉपिक चल रहा है कार्बनिक यौगिक का, तो मैं यूं कहूंगा कि एक बात में 3-4 बातें बताने की बात करते हैं अपन। जैसे CH4 नाम आया है तो मैंने यहां साथ में लिख दिया कि CH4 को कहते हैं मेथेन, इसी को कहते हैं मार्स गैस, इसी को कहते हैं चावल के खेतों से निकलने वाली गैस, इसी को कहते हैं दलदली क्षेत्रों से निकली हुई गैस, इसी को कहते हैं बायोगैस का मुख्य घटक। बोलो बात समझ में आई क्या? एलपीजी के लिए एक बात बोली जाती है कि इसको रसोई गैस भी बोलते हैं। सवाल बन सकता है निम्न में से रसोई गैस या कुकिंग गैस है, ऑप्शन दे देगा, आपको सेलेक्ट करना है एलपीजी। वो आपको बोल सकता है कि एलपीजी के सिलेंडर भरे हुए हो और वहां से अगर रिसाव होने लग जाए तो कैसे पता चलेगा कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है? तो ये बोलता है घटक काम में लिया जाता है जिसका नाम है मिथाइल मरकेप्टन।
मिथाइल मरकैप्टन से पता लगाया जाता है कि एलपीजी के सिलेंडर में लीकेज है या नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये बातें हुई अपनी कार्बनिक यौगिकों में सीएनजी और एलपीजी के बीच में, जो मैंने आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाया है, कंपैरेटिवली बताया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम से रिलेटेड जो बात है वो अपन देख लेते हैं। पेट्रोलियम में यूं बोलूंगा, ये पेट्रो प्लस ओलियम से बना होता है। पेट्रो प्लस ओलियम से बना शब्द क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रो प्लस ओलियम से बना शब्द पेट्रोलियम कहलाता है, जिसका मतलब होता है चट्टानों का तेल। चट्टानों का तेल भी बोलते हैं भैया इसको। क्या बोलते हैं? चट्टानों का तेल। इसको मैं यूं कहूंगा काला सोना भी बोलते हैं। क्या? काला सोना भी बोलते हैं इसको दर्व सोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दर्व सोना। सोना क्यों भैया? सोना महंगा होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ। आप बोलोगे हाँ सर होता है। तो भैया पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। जिस किसी के भी खदान में, जिस किसी के भी चट्टानों में, जिस किसी की जगह में पेट्रोलियम का खनन उत्खनन होने लग जाता है, भैया समझो वो आदमी माला माल है। इसलिए इसको बोलते हैं काला सोना, दर्व सोना। बोलो बात क्लियर है क्या? अशोधित तेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अशोधित तेल। ये तो हुई बात इनके नामों से रिलेटेड। अब मैं बात बताऊंगा आपको कुछ जीके ओरिएंटेड। सबसे पहली मैं बात बताऊंगा आपको सन 1853 में अमेरिका में भी एक जगह है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। अरे अमेरिका की एक जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया। सन 1853 में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का क्या हुआ था यहाँ पे? उत्खनन। सर्वप्रथम उत्खनन। अरे मैंने आपके एक लाइन लिखी है 1853 में अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में सर्वप्रथम उत्खनन। आप बोलोगे सर इंडिया में, इन इंडिया। आप बोलोगे सर भारत की बात बता दो, इन इंडिया। तो मैं बोलूंगा भारत में असम के अंदर एक जगह है माकुल। असम में एक जगह है माकुल, और इस जगह पर सबसे पहले क्या हुआ था? उत्खनन मतलब क्या? पेट्रोलियम का मैं यूं कहूंगा कि खनन करके इसको निकाला गया था। नेक्स्ट बात आती है पेट्रोलियम शुद्धिकरण। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण की मैं बात करूंगा तो इसको शुद्धिकरण करने के लिए कुछ विधियां होती है भैया। पहली होती है आपके विधि का मैं बात करूंगा आसवन। कुछ विधियां होती है, मैं उन विधियों के नाम लिख रहा हूं। आसवन, और इसकी विधि होती है मैं यूं कहूंगा पृथक्करण, और इसकी विधि होती है मैं यूं कहूंगा छानना, और इसकी विधि आसवन हो गई, पृथक्करण हो गई, छानना हो गया, क्रिस्टलीकरण होगा। यहाँ क्या होगा? क्रिस्टलीकरण। और होता है वर्णलेखन, और होता क्या है? वर्णलेखी या वर्णलेखी, जिसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अरे बात समझ में आई क्या? और मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऊर्ध्वपातन। क्या लिख सकता हूँ? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये सारी अपकेंद्रण भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ एक और क्या शब्द हो सकता है? अपकेंद्रण। अरे ये कुछ प्रोसेसेस होती है जिनसे आपके पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, अपना टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का। पॉइंट उठाए हैं अपन ने सीएनजी एलपीजी का, कंपैरेटिवली पढ़ा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। मुख्य घटक पूछे तो मेथेन, एथेन 83% मेथेन है, यानी कि मोर अमाउंट जो है वो मेथेन का है। इधर प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, कम प्रदूषक है, अधिक प्रदूषक है। इसमें मैंने CH4 के कुछ नाम बताए, यानी कि अपन ने एक यौगिक और पढ़ लिया। क्या? CH4। एक गैस और पढ़ ली। क्या? CH4। नाम क्या है? मेथेन। क्या बोलते हैं इसको? मार्च गैस। और क्या बोलते हैं? चावल के खेतों से निकलने वाली गैस। और क्या बोलते हैं? दलदली क्षेत्रों से निकली गैस। और क्या बोलते हैं? बायोगैस का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या नेचुरल गैस। फिर मैं यूं बात करूंगा कि अपन बढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। मैंने कहा पेट्रो प्लस ओलियम से बना है। नाम इसके है चट्टानों का तेल, अशोधित तेल, काला सोना, दर्व सोना। सबसे पहले 1853 में अमेरिका की एक जगह पेंसिल्वेनिया, जहां इसका सबसे पहले उत्खनन किया गया था। सवाल बनता है
इंडिया की बात करें तो असम में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट बात, इसके शुद्धिकरण की कुछ प्रोसेस होती है, जैसे आसवन, पृथक्करण, छानना, क्रिस्टलीकरण, वर्णलेखी जिसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ऊर्ध्वपातन और अपकेंद्रण, ये कुछ प्रोसेसेस होती है जिनसे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण या शोधन किया जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? इतनी अगर बातें आपकी क्लियर है तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण यौगिक। तो देखना, नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ और कार्बनिक यौगिकों के बारे में। अभी तक अपन ने सीएनजी, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर मैंने कहा कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से पढ़ लिया कि कौन सी ज्यादा प्रदूषक है, कौन सी कम प्रदूषक है, कहाँ काम आती है, यानी इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है और इसके घटक क्या है। यानी ऐसे ही सवाल बनते हैं घूम फिर के, थ्योरेटिकल सवाल कि इसका नाम, इसका काम, इसके मुख्य घटक, ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। फिर अपन ने पेट्रोलियम के बारे में बात करी थी, जो मैंने आपको बताया 1853 में सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के अंदर उत्खनन हुआ था। और इंडिया की बात करूं तो असम के माकुल में सबसे पहले पेट्रोलियम का क्या करा गया था, उत्खनन किया गया था। ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अपन कुछ और चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपना टॉपिक है कार्बनिक यौगिक का, तो उसमें अपन कुछ छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक उठाते हैं जो अपने सिलेबस में पूछे जाते हैं। हालांकि पढ़ने को मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन वो अपने काम की नहीं है। नीट आईआईटी में पूछी जाती है और अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी जाती है, पर अपने सिलेबस में क्या है वो चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता चला जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन यहाँ कुछ उठाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप बोलोगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या? और करके लिखूंगा C2H4, और करके लिखूंगा मैं एथिलीन, एथिलीन। आप बोलोगे सर ये क्या है? मैं आपको बताऊं, इसका केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। अरे सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा आपके डिटेल नहीं है चीजें, जो मैं आपके लिख रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए। इसको और बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं इसको? एथीन। अब आप बोलोगे सर इसके यूजेज बता दो, तो मैं आपको यूजेज दूसरे कलर में दिखा दे रहा हूं, या यूं कहूंगा इसके यूज की मैं बात करूंगा, उपयोग की, तो यूं कहूंगा कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में क्या काम आता है भैया? ये आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्या है? और मैं यहाँ लिखूंगा पॉलीथीन, और मैं यहाँ लिखूंगा पॉलीथीन बहुलक के निर्माण में, पॉलीथीन बहुलक के निर्माण में, पॉलीथीन बहुलक के निर्माण में। अब आप एक बात पूछोगे कि सर ये पॉलीथीन क्या है? अरे भैया पॉलीथीन के कैरी बैग नहीं देखे आपने, प्लास्टिक की थैली नहीं देखी क्या? सर हाँ देखी हमने, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम। तो अगर आप पॉलीथीन, या मैं यूं कहूंगा कि प्लास्टिक की थैली जानते हो, तो भैया आपको मैथ्स वाले सर ने एक दिन बताया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है एक, और बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। वैसे ही पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अनेक। तो एथीन प्लस, मैं यूं कहूंगा कि बार बार एथीन जुड़ती गई, अगर बार बार एथीन जुड़ती जाएगी तो उसको क्या बोलोगे? पॉलीथीन। तो ये कहते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है इसका नाम है एथिलीन या एथीन। जब एथीन 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 बार बार जुड़ती जाएगी तो पॉलीथीन नहीं बनेगा क्या? अरे मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब अभी मैं यूं कहूंगा कि इस टॉपिक के बाद में अपन टॉपिक उठाएंगे वो बहुलक का टॉपिक उठाएंगे, अपन पढ़ेंगे पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर का मतलब क्या होता है भैया? अनेक मोनोमरों से जुड़ी संरचना को पॉलीमर कहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा उस टाइम, लेकिन अभी आपको याद रखना है पॉलीथीन के निर्माण में काम आता है क्या? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है सर? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या मैं इसको लिखूंगा C2H2। इसी का नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और इसी को बोलते हैं एथाइन। मैंने कहा ना, सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, एथाइन। बात क्लियर है क्या?
मैं अब यहाँ पे इसके वापस वही बात है, अपन यूज की बात करेंगे, क्या काम है इसका। तो ऐसा कहा जाता है गैस वेल्डिंग में काम आती है। कहाँ काम आती है जवानों? गैस वेल्डिंग में। अरे जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें एक गैस प्रयुक्त होती है जिसका नाम है एथाइन, जिसका नाम है एसिटिलीन। और एग्जांपल है कोयलिन बहुलक के निर्माण में, एक कोयलिन नाम का बहुलक होता है उसके निर्माण में, कोयलिन बहुलक के निर्माण में या कोयलिन बहुलक में, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कुछ और अन्य यौगिक की। अन्य यौगिक में अपन उठाएंगे C2H5OH, जिसको लिखते हैं CH3CH2OH, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। अरे एथिल एल्कोहल मतलब क्या? एथिल एल्कोहल मतलब क्या? एथिल एल्कोहल को बोलते हैं अन एल्कोहल। क्या बोलते हैं भैया? अन एल्कोहल। अन एल्कोहल, अन एल्कोहल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल। अन मतलब क्या? धान, जो धान से बनता है ना। अरे दारू जिसको आप मादक पदार्थ बोलते हैं वो किससे बनता है? अन्न से बनता है, धान से बनता है। गेहूं, जो जवार, बाजरा, इनको सड़ा करके बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल। क्या बोलते हैं? ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन मतलब क्या? धान्य, यानी कि धान से बना हुआ जो एल्कोहल होता है वो अन एल्कोहल या एथिल एल्कोहल कहलाता है। सर यूजेज तो बता। अच्छा, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं इसको? एथेनॉल। याद रख लेना भैया, सीधा सीधा पूछा जाता है। यूज बता दो सर। यस बिल्कुल, क्यों नहीं। यूज में मैं सबसे पहले बात करूंगा मादक पेय पदार्थों में। इसका यूज होता है जवानों मादक पेय पदार्थों में। मादक पेय पदार्थ जो होते हैं, पीने वाले पेय पदार्थ जिनसे नशा चढ़ता हो, उसमें फॉर एग्जांपल यूज होता है क्या? C2H5OH। और मैं बोलूंगा शीत प्रदेशों में एंटी फ्रीज मिश्रण के रूप में, शीत प्रदेशों में एंटी फ्रीज मिश्रण के रूप में, एंटी फ्रीज मिक्सचर के रूप में। अरे जो शीत प्रदेश होते हैं उनमें एंटी फ्रीज मिक्सचर के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक और अन्य यौगिक के बारे में। तो आप बोलोगे सर अन्य यौगिक और कौन सा? तो मैं यहाँ लिखूंगा CHCl3, जिसका नाम है CFC, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है ये? CFC, जिसका नाम है CHCl3 का क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। अरे क्लोरोफॉर्म नाम की गैस होती है CHCl3। तो मैं यूं बात करूंगा, इसका उपयोग करते हैं अच्छा इसका यूज क्या है भैया? इसका यूज है अस्थायी निश्चेतक के रूप में, अस्थायी निश्चेतक के रूप में। बोलो बात क्लियर है क्या? किसका उपयोग होता है? CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे HCOOH, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल बोले तो क्या? मैं यूं कहूंगा HCOOH फॉर्मिक अम्ल के लिए मैं यूं बोलूंगा, गठिया जो रोग होता है हड्डियों का, उसमें ये प्रयुक्त होता है। क्या? HCOOH गठिया रोग में प्रयुक्त होता है। याद रख लेना भैया, एक एक लाइन के सवाल है, ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस सिंपल सी बातें हैं। एक और अपन ले लेते हैं एसीटोन के बारे में। एसीटोन बोले तो क्या? मिथाइल डाइमेथिल कीटोन, इसको बोलते हैं डाइमेथिल कीटोन बोले तो क्या? मैं बना करके बता देता हूं, इसको बोलते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका फॉर्मूला होता है। यूज क्या है इसका? यूज है इसका नेल पॉलिश रिमूवर के फॉर्म में। नेल पॉलिश रिमूवर मतलब क्या? अरे जो नेल पॉलिश लगी हुई होती है उसको हटाने में काम आता है क्या? एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन। नेक्स्ट मैं आपको एक बता दूं केमिस्ट्री का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, IUPAC मतलब क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड। तो इसके अंदर जो काम आती है उसका नाम है, मैं यूं कहूंगा, एक्सरेज। नाम क्या आया इसका? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट में एक और लगे हाथ नाम बता दूं, ईसीजी, जो मैंने पहले भी बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में। ईसीजी मतलब क्या? ईसीजी मतलब क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अरे ईसीजी मतलब क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय की गतिविधियों का चित्रण, हृदय की गतिविधियों का तरंगित रूप से चित्रण, हृदय की गतिविधियों का चित्रण, डिजिटली जो चित्रण करके मशीनों से देखा जाता है कि हृदय में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ईसीजी के बाद में एमआरआई के बारे में। अरे मैं कुछ मेडिकल टर्म्स बता रहा हूं भैया, कुछ मेडिकल के टर्म्स बता रहा हूं। एमआरआई मतलब क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब क्या? यहाँ पे उच्च चुंबकीय क्षेत्र से चित्रण किया जाता है, 3D चित्रण होता है। उच्च चुंबकीय क्षेत्र यूज करके किसी अंग का, मैं यूं कहूंगा, चित्रण किया जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये आपको कुछ मैंने टर्म्स बताए। मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में गैस काम आई थी। प्रथम विश्व युद्ध में गैस काम आई थी जवानों, जिसका नाम था मस्टर्ड गैस, जिसमें सरसों की जैसी गंध थी, सरसों सी गंध थी उसके अंदर। दूसरी बात मैं यहाँ बोलूंगा, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में गैस काम आई थी जिसका नाम था ल्यूसाइट, या इसी को बोलते हैं लेविसाइट। बोलो बात क्लियर है क्या? मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है, मैं यूं कहूंगा सारी के सारी सवाल बनने वाली है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं यूं कहूंगा रिकॉल करवा दूं या याद करवा दूं इसी चीज को यहीं पे। तो सबसे पहली बात क्या देखना, मैंने आपके लिए पूरा बोर्ड छोड़ दिया है। मैंने साइड में करके आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें अपन ने लिखी है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी गई है और पूछी जाने वाली है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे चले जाना और देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, जिसका नाम लिखा अपन ने एथिलीन या एथीन। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो देखना, एथिलीन या एथीन के लिए कहा जाता है कि ये कच्चे फलों को पकाने में काम आती है या पॉलीथीन के बहुलक के निर्माण में काम आती है। भैया जब एथीन बार बार मिलती है तो इनके मिलने से एक बहुलक का निर्माण होता है, एक पॉलीमर का निर्माण होता है, जिसका नाम है पॉलीथीन। नेक्स्ट मैंने लिखा CH, इसका मतलब होता है C2H2, तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिलीन, यानी कि ये है एथाइन। इसके लिए बोलते हैं कि ये गैस वेल्डिंग में काम आती है, ये कोयलिन नामक बहुलक के निर्माण में काम आती है। फिर मैंने लिखा C2H5OH, यानी कि इसको अगर मैं बोलूंगा तो इसका नाम आता है एथिल एल्कोहल। हिंदी में इसको बोलते हैं अन्न एल्कोहल। अन्न मतलब क्या? गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, इनको सड़ा करके जो एल्कोहल बनाया जाता है, जो पेय पदार्थ बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल। काम क्या है? एल्कोहल आप सब जानते हैं कि मादक पदार्थ के रूप में कार्य आता है। मैं यूं कहूंगा कि नशे के रूप में यूज किया जाता है। तो नाम लिख दिया अपन ने एग्जाम्पल के रूप में मादक पेय पदार्थों में। शीत प्रदेश जो होते हैं वहां एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में काम आता है। फिर अपन ने एक सबसे नीचे लाइन लिखी है CHCl3, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोले तो क्या? अस्थायी निश्चेतक मतलब बेहोश करना। तो टेम्पररी अगर किसी को बेहोश करना है तो एक गैस सूंघा दी जाती है, एक गैस का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। फिर अपन ने सबसे ऊपर लिखा है HCOOH, जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। मैंने आपको जब अम्ल क्षार लवण पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि लाल चिंटी के डंक से एक अम्ल निकाला जाता है, जिसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। यहाँ मैंने लिखा है गंठिया जो रोग होता है उसमें उपयोग होता है। फिर अपन ने लिखा है एसीटोन, जिसका केमिस्ट्री में नाम है डाईमेथिल कीटोन। मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया CH3 डबल बॉन्ड CH3। यूज है इसका भैया नेल पॉलिश रिमूवर। जो महिलाएं हैं अपने नेल्स के ऊपर, नाखूनों के ऊपर जो पॉलिश लगाती है उसको नेल पेंट बोलते हैं। तो उस नेल पेंट को हटाने के लिए जिस रिमूवर का उपयोग होता है उसका नाम है एसीटोन।
फिर मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं जो मेडिकल टर्म्स आपके आती है। मैं यूं कहूंगा कि आपका जो आर्मी का ऑफिशियल सिलेबस होता है वहां पे बोला जाता है कि मेडिकल टर्म्स आती है, तो मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बताया है। मैं हर एक क्लास के अंदर, जैसे भैया ये तो केमिस्ट्री क्लास थी, अब आगे जितनी भी अपनी क्लासें आएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो बायो की क्लास हो, अपन उसमें कुछ मेडिकल टर्म्स का यूज करेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ नाम लिए हैं, वैसे अपन आगे भी कुछ क्लासेज में इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ और मैं यूँ कहूँगा संस्थाओं के बारे में कुछ नाम जो होंगे अपन साथ साथ में 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के कर लेंगे, क्योंकि इनकी कोई अलग से स्पेशल क्लास बनती नहीं है। मेडिकल टर्म्स की, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अपन कोई अलग तरह से क्लास नहीं बना सकते, इसलिए अपन हर क्लास के साथ में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वे चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया IUPAC। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सीधा सीधा नाम ही ध्यान रखना है, हो सकता है नाम का सवाल आ जाए। CT स्कैन के लिए मैंने कहा था कि किसी भी अंग का, किसी ऑर्गन का चित्रण करने के लिए किन का उपयोग करके, एक्स किरणों का, एक्स रेज का उपयोग करके, जो एक्सरा निकलवाते हो उसका उपयोग करके किसी अंग का चित्रण करना, किसी बीमारी का पता लगाना, उसको बोलते हैं CT स्कैन। पूरा नाम इसका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फिर मैंने बताया ECG, तो ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें मैंने आपको कहा था कि विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके इलेक्ट्रोड या यूं कहूँगा कुछ चमचेड़ लगाई जाती है आपकी शरीर के ऊपर, जिससे हृदय की गतिविधियों का चित्रण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हृदय में कहाँ डिसऑर्डर है, क्या विकार है। फिर मैंने आपको बताया MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेट मतलब होता है चुंबक। तो यहाँ पे भैया उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके किसी भी अंग का 3D चित्रण किया जाता है, जिससे पता लगता है कि आपके शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है। फिर मैंने कुछ बातें लिखी है लास्ट में। मैंने कहा प्रथम विश्व युद्ध में जो गैस काम आई थी उसका नाम है मस्टर्ड गैस। द्वितीय विश्व युद्ध में जो आई थी उसका नाम है ल्यूसाइड या लेविसाइड। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। मैंने कहा अपना टॉपिक था किसके नाम से, अपना टॉपिक था कार्बनिक यौगिकों के नाम से। तो जवानों, अपने कार्बनिक यौगिकों का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और, मैं यूं कहूँगा केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी अपन ने पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों के बारे में। जितना आपके सिलेबस में चीजें थी मैंने आपको बखूबी बताई है और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में बताई है। इसके अलावा आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जितनी चीजें आपको दी जा रही है उनसे आप संतुष्ट हों, पढ़ें, उनको बार बार याद करें और बी पॉजिटिव और लगे रहें अपने सपने के और करीब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।